बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान टाइम में हाजिर है खलील साजन। अस्सलाम वालेकुम। हमारे जो मौजूदा गवर्नमेंट है, अगर हम वफाक की बात करें या सूबों की बात करें, जो गवर्नमेंट के अरकान है वो हमें यही कहा जाता है कि आप लोग कुछ दिन इंतजार करें, हालत बेहतर होगा। जो महंगाई का तूफान है वो कंट्रोल होगा। जो अवाम है दिन ब दिन गुर्बत के चक्की में पीस रहे हैं, उन लोगों की हालत बेहतर होंगे। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि हमारे अपोजिशन है वो बार बार यही कहते हैं ये गवर्नमेंट हमारे इतने काबिल नहीं है कि वो हमारे अवाम के मसले मसाइल उनके दहलीज पर हल कर सके, या जो हमारे महंगाई का तूफान है इसको कंट्रोल कर सके। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं, अगर हम दूसरे सूबों को छोड़कर अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, बलूचिस्तान के प्रेस क्लब, जो क्वेटा का प्रेस क्लब है, जो बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है, उनके सामने भी कई महकमों के ऐसे मुलाजमीन है या ऐसे तुलबा है, उनके कैंप लगे हुए हैं। कोई दाखिले का मामला चल रहा है, किसी जगह पे मुस्तकिल होने का मसला चल रहा है, तो किसी जगह पे जो महकमे हैं उनमें जिनके हकूक है वो नहीं मिल रहा है, इनके मसले मसाइल है। इसके अलावा अगर अपोजिशन की बात करें तो उसमें भी इतना खातिर ख्वाह हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक नजर नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत से सवालात हैं जो आज के प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएंगे। आज के प्रोग्राम में मेरा पहला मेहमान है जिसका पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से ताल्लुक है और बाकायदा तौर हल्का PB 30 से इलेक्शन भी पश्तूनख्वा अवामी पार्टी की टिकट पे लड़ चुका है, सैयद अब्दुल खालिक आगा। हमारा वो दूसरा मेहमान है जिसका ताल्लुक BAP से है, मतलब बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसका जहां पर बलूचिस्तान में हुकूमत है, बाकायदा इसको हल्का PB 30 का टिकट भी मिल चुका था, डॉक्टर अली नवाज पिरकानी साहब। और हमारे आज का तीसरा मेहमान है जिसका ताल्लुक BMP अवामी से है, BMP अवामी क्वेटा डिस्ट्रिक्ट के ऑर्गेनाइजर अब्दुल वकील मेंगल साहब। आप तीनों मेहमानों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज करते हैं सैयद अब्दुल खालिक आगा से, क्योंकि जहां पर बलूचिस्तान में हम देखते हैं कि उन लोगों का एक सीट है और वो भी अपोजिशन के बेंचों पर। तो आगा जान, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे जो हमारे मौजूदा हुकूमत है उसकी कारकर्दगी कैसा है। पूरे एक मजमूई सवाल किया, उसमें यह है कि कोई भी शख्स मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने आते ही गरीब आवाम के ऊपर एक महंगाई का जो एक तूफ़ान खड़ा कर दिया और एक टैक्सेस का, जिसको नाजायज़ टैक्सेस आप कहेंगे, वो जो गरीब आवाम के ऊपर डाल दिया है। तो इस हुकूमत की कारकर्दगी जब शुरू ही दिनों में ये है, तो इससे मुझ समेत आम गरीब आवाम वो या आम आवाम उन्नास वो किस तरीके से मुतमईन हो सकती है। हुकूमत को अगर आप ये कहें कि हुकूमत 100% फेल हो चुकी है, तो ये मैं इंशाल्लाह गलत नहीं होऊंगा। अच्छा, यही सवाल हम लोग जानेंगे डॉक्टर अली नवाज पिरकानी से, जो इस वक्त बलूचिस्तान में उनका हुकूमत भी है और वज़ीर आला भी उन लोगों का है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हो इस बारे में कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी कैसे देख रहे हो आप? खलील साजन भाई, थैंक यू कि आपने हमें इस काबिल समझा, इस प्रोग्राम में लिया। यकीनन हुकूमतें आते रहते हैं। जो मौजूदा हुकूमत है बलूचिस्तान अवामी पार्टी का और जनाब वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का, यकीनन इसके लिए इसकी कारकर्दगी के एक लफ्ज़ ही काफ़ी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पेशली कहा है कि जाम साहब चारों सूबों के से बढ़कर एक बेहतरीन वज़ीर आला है बलूचिस्तान के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये बलूचिस्तान की खुशकिस्मती है कि उन्हें एक जाम जैसा वज़ीर आला मिला है और उन्होंने मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं और अवामी मुफादात को तरजीह दे रहे हैं। शख्सी मुफादात या शख्सी ज़रूरियात को एक तरफ रख कर अवामी मुफादात और मेगा प्रोजेक्ट्स पर बेहतरीन काम कर रहे हैं। आप एजुकेशन को देखें, आप हेल्थ को देखें, और लेवीज़ में जो अभी हालिया जो काफ़ी पोस्टें आई हैं, यकीनन ये हुकूमती कारकर्दगी के लिए बेहतरीन है। हम लोग अपने तीसरे मेहमान की जानिब बढ़ेंगे जिसका ताल्लुक BMP अवामी से है, जहां पर
उन लोगों का भी गवर्नमेंट में एक शराकत दारी है, मतलब उन लोगों का एक मिनिस्टर है वाज मीर रसूलुल्लाह बलोच साहब और सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर है, एक महकमे भी उन लोगों के साथ है। तो अब्दुल वकील मेंगल साहब, आप क्या कहते हो इस बारे में कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलील साजन साहब, देखें बलूचिस्तान में हमेशा से कोलिशन गवर्नमेंट रही है और इस दफ़ा भी कोलिशन गवर्नमेंट का BNP अवामी हिस्सा है। हम इस हुकूमत से बिल्कुल मुतमईन हैं, लेकिन आपको साथ साथ ये भी कहता चलूँ कि इस गवर्नमेंट में BNP अवामी जो शराकतदार है वो सिर्फ 1% है। 1% की शराकत पे मीर असदुल्ला बलोच जिस अंदाज़ में काम कर रहे हैं अपने हल्के के लिए, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, वो से हम बिल्कुल मुतमईन हैं और मुतमईन रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा खाजान, मतलब जो शुरू में भी मैंने यही कहा कि जहाँ खासकर मैं कोयटा की बात करूँ, कोयटा के प्रेस क्लब के सामने कहीं महकमों के मुलाजमीन हैं जो मुस्तकिल के लिए, या कहीं तलबा है जिनका दाखिला मसला है, और कहीं महकमों के अंदर भी कैंप लगाए हुए उनके मुलाजमीन एहतजाज पे बैठे हुए हैं। उन लोगों की मसला मतलब कहीं माह लग रहे हैं, उन लोगों का मसला हल नहीं हो पा रहा है। आया आप इसको किस एंगल से देखते हो? क्या हमारे हुकूमत में इतना काबिलियत नहीं है कि वो इन लोगों के साथ बैठ के कोई मुज़ाकरात करे? देखिए जी, ये सारे मसले एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जिस तरह आप कह रहे हैं कि एहतजाजी मुजाहिरीन ने, चाहे वो BMC के सामने है, चाहे वो प्रेस क्लब के सामने है, उन लोग ने एहतजाजी कैंप्स लगाए हैं। ये ऐसे नहीं है कि ये कोई अनपढ़ लोग हैं, ये पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं और वो जो है अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं और उनसे मांग रहे हैं जो उनके जायज़ हुकूक भी हैं, जो उसके जायज़ मुतालबात भी है। तो अगर ये हुकूमत होती तो ये जाके इनके साथ बैठती, इनके साथ जो है वो गुफ्तशनीद करती, इनके साथ जो है इनके जो मसले थे वो सुनते और उसको हल करते। मगर ये हुकूमत की, फिर मैं नाअहली कहूँगा कि हुकूमत यहाँ तक नाअहल है कि हमारे जो वो आम अवाम अन्नास है उनको तो आप एक साइड पे रख ले। जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है, चाहे वो इंजीनियर्स की सूरत में है, चाहे वो डॉक्टर्स की सूरत में है, चाहे वो हमारे और जो महकमे हैं उनके जो है मुलाजमीन हैं, उन लोगों ने एहतजाजी कैंप लगाए हुए हैं और उनके मसले जो है हल नहीं हो रहे और हुकूमत ट्रस्ट से मस नहीं हो रही है। तो जाहिर सी बात है ये गवर्नमेंट की ही नाअहली है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इस बारे में क्या कहते हो? क्योंकि जाहिर सी बात है वज़ीर-ए-आला भी आप लोगों का है, तो क्या हमारे गवर्नमेंट संजीदा नहीं है कि इन लोगों के साथ कोई मुज़ाकरात करे? हमारे माहौल का या हमारे माशरे की बदकिस्मती भी है कि हमारे जो तंजीमें बनते हैं वो तंजीमें फिर कुछ अनासर उसमें ब्लैक मेलिंग पे भी आ जाते हैं। फिर उनके डिमांड जो आइन और कानून कि जो डिमांड होते हैं वो उनसे बढ़कर उनके डिमांड होते हैं। जो आइन और कानून से बढ़ के डिमांड है, हुकूमत के लिए वो मुनासिब भी नहीं है कि आइन और कानून से बढ़ के जो उनके डिमांड पूरे करें। और जो आइन और कानून के मुताबिक जो डिमांड्स हैं, जो उनके हकीकी हकूक़ हैं मुलाजमीन के, अगर वो इन डिमांड्स को लेकर आगे आ जाएं, हुकूमत के साथ बैठें, तो यकीनन ये नौबत एहतजाज की तरफ नहीं आएगा। और असल में मामला ये है। और दूसरी बात, हुकूमत की ये भरपूर कोशिश है, क्योंकि जो पिछले हमारे गवर्नमेंट्स रहे हैं उन्होंने जो बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर प्लानिंग के, बग़ैर फिनांस डिपार्टमेंट के मशवरे के जो पोस्टें उन्होंने लाए थे या जो मुलाजमीन उन्होंने उठाए थे, अब वही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और लेकिन ये हुकूमत की कोशिश है कि वो इस मामले पर इंशाल्लाह अनकरीब कंट्रोल पा लेगा। जी अब्दुल वकील मेंगल साहब, इसमें आपकी क्या राय है? आप इसमें क्या कहते हो? देखिए खलील भाई, मैंने पहले भी आपसे ये कहा था कि BNP अवामी एक जमहूरियत पसंद पार्टी है और जमहूरियत पे यकीन रखती है। हम हर उस ट्रेड यूनियन की हिमायत करते हैं और करते रहेंगे जो अपने जायज़ मुतालबात के हक़ में प्रेस क्लब के सामने बैठते रहे हैं। हम ख़ुद मुज़ाहरा करते रहे हैं जब हम अपोजिशन में थे। तो जो प्रेस क्लब के सामने बैठे हुए मुज़ाहिरीन हैं, हम उनकी हिमायत करते हैं और हिमायत करते रहेंगे। असदुल्ला बलोच साहब जो 1% हमारे कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा है, उस पर भरपूर आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।
आगा जान, आपका जिन जमात से ताल्लुक है वो लोग तो अपोजिशन में हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि अपोजिशन में वो इत्तेहाद और इत्तेफाक हमें नजर नहीं आ रहा है। आया क्यों, किस वजह से वो इत्तेहाद और इत्तेफाक बरकरार नहीं हो पा रहा है? सूबाई सतह पे देखूं या मैं वफाकी सतह पे देखूं, इसकी असल वजूहत क्या है? नहीं जी, मैं इससे इख्तिलाफ करूंगा कि अपोजिशन में जो है वो इत्तेहाद व इत्तेफाक नहीं है, मगर हालात को देखते हुए जो टाइम चल रहा है, या जिसको आप कहते हैं कि वक्त के साथ साथ जो अपोजिशन सब जमातों की एक मुश्तरका जो है वो हिकमत अमली होगी, जो आइंदा का लाएमल होगा, उसमें जो है इंशाल्लाह सब जो है अपोजिशन की जितने भी जमातें हैं, चाहे वो बड़ी जमातें या बड़े सूबों से उनका। माजरत के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ, लेकिन हमने देख चुके हैं अपोजिशन की जो इत्तेहाद और इत्तेफाक सेनेट के इलेक्शन में, जो संजरानी का इलेक्शन हो गया सेनेट के चेयरमैन का, तो वहाँ पे तो हमने देखा, वहाँ पे फिर वो क्या था? नहीं, ये तो वो कहते हैं, आपको भी पता है, पूरे दुनिया को पता है कि सेनेट के इलेक्शन में हुआ क्या और किन कुव्वतों ने सेनेट के इलेक्शन को सबोताज किया, और जो यानी उन लोग ने खुद पूरी दुनिया के सामने अपने आप को जाहिर किया कि हम ये भी कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हो इस बारे में कि अपोजिशन में इत्तेहाद और इत्तेफाक क्यों नहीं है? मसला ये है कि अपोजिशन का काम एहतजाज करना होता है। अपोजिशन का काम आपके अच्छे काम में से भी वो नुक्स निकालना होता है, और फिर इनका जो इत्तेफाक ना बन रहा है, इनकी मेन वजह यही है कि इनके अपने अपने मफादात होते हैं, इनके अपने अपनी मजबूरियां होते हैं, और फिर इस टाइम आप देख रहे हैं कि हुकूमत में जो एक एहतसाब का जो सिलसिला चढ़ पड़ा है, तो इस एहतसाब के सकंजे में दोनों बड़ी पार्टियां, पीपल्स पार्टी या फिर नून आ चुके हैं, तो उनकी ये कोशिश होती है कि मैं अपने पार्टी के लीडरों को या अपने पार्टी के मिनिस्टरों को बचा सकूं, इस वजह से इनके मुफादात होते हैं। अगर ये सिर्फ अवामी मसले पर आ जाएं तो यकीनन इनमें जो है इत्तेफाक हो जाएगा। जी अब्दुल वकील मेंगल साहब, इसमें आपकी क्या राय है? आप क्या कहते हो कि क्यों इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है? खलील भाई, बलूचिस्तान में मैंने जैसे पहले भी कहा आपको कि हमेशा कोalition गवर्नमेंट होती है, कभी अपोजिशन भी मुख्तलिफ पार्टियों से होता है। यहाँ हमारे यहाँ एक मसला ये है, सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि यहाँ अना परस्ती, मुफाद परस्ती या फिर मकामी जो लीडरशिप है उसको बचाने की खातिर हमेशा हम देखते रहे हैं कि अपोजिशन इत्तेहाद और इत्तेफाक में नाकाम रहा है। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो नाकामी की वजह है वो यही है कि यहाँ पर मरकज़ी लीडरशिप को बचाना। आगा जान, आपको क्या लग रहा है, जो हमारे सूबाई गवर्नमेंट हो या वफाकी गवर्नमेंट हो, आया वो अपने मुद्दत जो 5 साल मुद्दत होते हैं, क्या वो पूरे कर पाएंगे? सर, चूँकि मेरा अपना ताल्लुक़ एक जमहूरी सोच रखने वाली एक जमहूरियत पसंद पार्टी से है, एक कॉम्परस पार्टी से है, तो इसके साथ साथ हमारी जो है जो जितनी भी हमारी अपोजिशन में जमायतें हैं उन सब की एक जमहूरी सोच है, और अगर उस हवाले से देखा जाए तो ये एक जमहूरी अमल है, और हम ये चाहते हैं कि ये 5 साल जो जमहूरी उनका एक दौर अक बनता है वो जो है ये पूरी कर ले। मगर जो दूसरी जानिब आप ये हर बंदा ये समझ सकता है, और हम ये देख रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत की अपनी नाअहली की वजह से मेरी ज़ाती राय ये है कि ये अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पा सकते। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हो, जो हमारे सूबाई या कौमी हुकूमतें हैं, क्या वो अपने 5 साल मुद्दत पूरी कर पाएंगे? खलील भाई, बहुत बेहतरीन सवाल है। यकीनन अगर आप अपोजिशन की बातें देखें तो आप कहेंगे ये हुकूमत अपनी 3 साल मजीद या 4 साल मुद्दत, तो क्या 3-4 दिन या 3-4 महीने भी मुश्किल, लेकिन आप ओवरऑल जो इलाकाई माहौल को देखें, हालात को देखें, तो यकीनन हुकूमतें अपने सूबाई हुकूमत हो या फिर फेडरल गवर्नमेंट हो, ये अपनी मुद्दत पूरी करेंगे और मुद्दत के बाद जाके इंशाल्लाह दोबारा इलेक्शन होगा।
जी अब्दुल वकील मंगल साहब, आपकी क्या राय है कि जो हुकूमत ज़ाहिर सी बात है 3 या 3.5 साल उसका बकाया रह जाता है, क्या वो अपनी मुद्दतें पूरी कर पाएंगे? देखिए खलील भाई, मैंने जैसे आपको कहा कि पाकिस्तान में या बलूचिस्तान में हम देखते हैं अक्सर बहुत कम जमहूरी हुकूमतें अपनी मुद्दतें पूरी कर पाई हैं। उसकी बहुत से वजूहत हैं, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप प्रेस से हैं, आपको बखूबी इल्म है इसका। लेकिन इस दफ़ा तकरीबन मैं मुतमईन हूँ कि जाम साहब की क़यादत में जो बलूचिस्तान हुकूमत काम कर रही है उससे मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ, और मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ये जो हुकूमत है अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी। अच्छा खाजन, हम अक्सर देखते हैं जब भी हमारे मुल्क में कोई एहतिजाज होता है, कोई हड़ताल होता है, वो लोग मतलब एहतिजाज करने का तरीका ऐसे है कि कोई गाड़ी आ रहा है, आप इस पे पत्थर बरसाओ, आप उसकी शीशे तोड़ो, या जो हमारे सरकारी अमलाक होते हैं कि आप उसको नुकसान पहुंचाओ। हमारे तो आपको पता है कि यहाँ पर यही ट्रैक है और हमारे एहतिजाज करने का तरीका भी यही है। तो क्या यहाँ पर जो मसले मसाइल होते हैं, क्या उनकी आखिरी हल यही है कि एहतिजाज करे, रोडों पे निकले, अमला को नुकसान पहुंचाए? क्या यही है इसका आखिरी हल? देखिए जी, जमहूरी हुकूमत में, जमहूरी दौर में जब जमहूरियत होती है, जब जमहूरी हुकूमत होती है, वहाँ पे ये एहतिजाज भी जो है वो आवाम का, वो हर मकतद फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले यानी एक शख्स से लेकर आप मजमे तक, लाखों तक, उसका ये हक है, उसका ये कानूनी हक है कि वो अपना एहतिजाज रिकॉर्ड करवाए। वो अपने हकूक़ को हुकूमत वक्त से मनवाने के लिए, या जो है वो अपने हकूक़ के लिए वो जो जद्दोजहद कर रहे हैं, या उसके जो मुतालबात हैं उसमें जो ये उनका हक है। जो बदकिस्मती से ये हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, चाहे वो हमारे मरकज़ की सतह पे हो या हमारे यहाँ पे बलूचिस्तान की सतह पे हो, वो जो है जो उसके कानूनी राइट्स हैं वो भी यानी गरीब आवाम से छीनने के दर पे हैं और छीन रही है। ये तो अब जो है पूरी दुनिया के सामने है। आप जाके आप केपीके में देख ले, आप पंजाब में देख ले, आप जो है सिंध में देख ले, आप यहीं हमारे बलूचिस्तान में देख ले कि जो है गवर्नमेंट की तरफ से एहतजाज करने वालों के ऊपर जो पुरअमन एहतजाज करते हैं उनको जो है वो उसको जो है मारा पीटा जाता है, उनके ऊपर फायरिंग की जाती है, उनके ऊपर आंसू गैस यानी शेलिंग होती है, उनको जो है जेलों में बंद किया जाता है। तो ये इसको आप हुकूमत की नाइली ही कहेंगे, इसके अलावा इसको कुछ नहीं कह सकते। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में कि एहतिजाज मसले का आखिरी हल वही है? क्या इसमें मसला हल हो पाएंगे? मैं समझता हूँ हम लोग में शऊर की किल्लत है। अवामी सतह पर मैं एक अवामी बात कर रहा हूँ, चाहे मैं खुद क्यों ना हूँ। हमें एक ऑफिस पर जाना, उनके जीएम से या उनके हॉस्पिटल में एमएस से मिलना मुश्किल लगता है, मगर रोड पर निकलना आसान लगता है। तो इसलिए हम बजाय उस महकमे के ऑफिसरान से मिलने के बजाय हम रोड पर निकलते हैं। ये मामले का हल नहीं है। अगर हम रोड पे निकलते हैं, अपने ही आवाम को, अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं, अपने बहनों को, अपने भाइयों को तकलीफ दे रहे हैं। आपका कोई भी मसला हो, आप उस इदारे के एमएस के पास जाएं, आप उसके जीएम के पास जाएं, तो यकीनन वो बैठे होते हैं अवामी मसले हल करने के लिए। अगर उनसे नहीं होता है फिर आप अपने इलाके के अवामी नुमाइंदों के पास जाएं, आप मीडिया के पास जाएं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपके मामले हल होंगे। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि ये एक आवाम को तकलीफ करने वाली अमल है, ये मुनासिब नहीं है हमारे लिए और हमारे माहौल के लिए और मुल्क के हालात के लिए। जी अब्दुल वकील मंगल साहब, आप क्या कहते हो कि जो है हमारे एहतिजाज का तरीका है, और वैसे भी क्या मसले का हल एहतिजाज में है? क्या कोई मतलब एहतिजाज करे, रोडों पर निकले, रोड ब्लॉक करे, पब्लिक को डिस्टर्ब करे, क्या इसमें मसले का हल होता है? खलील साजन भाई, एहतिजाज जमहूरियत का हिस्सा है, एहतिजाज ज़रूरी है। BNP अवामी जमहूरियत पे यकीन रखती है, जैसे मैंने पहले आपको कहा। देखें, एहतिजाज के बग़ैर आप अपने जो मुतालबात है, जो जायज़ मुतालबात है, वो नहीं मनवा सकते। उसके लिए ज़रूरी यही है कि एहतिजाज का रास्ता अपनाया जाए। जैसे आपने कहा कि रोड बंद करना या अपने अमला को नुकसान पहुँचाना
یا احتجاج کا جو غیر سیاسی طریقہ راستہ ہے اس کو اپنانا میرے خیال میں وہ مناسب نہیں ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے، آپ کے جیسے سوال کر رہے ہو، بہترین سوال ہے آپ کا. یہ ایک حقیقت ہے کہ احتجاج جو ہے مسئلے کا آخری حل جو ہے یہی ہے کہ احتجاج اس پہ کیا جائے، لیکن جائز طریقے سے، اس طرح نہ ہو کہ اپنے املاک کو نقصان پہنچایا جائے. آپ تینوں مہمانوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر جہاں پر ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. آپ بہت شکریہ خلیل ساجد بھائی. جی، آپ لوگوں نے گفتگو سنی ہمارے معزز مہمانوں کی، جن کا مختلف پولیٹیکل پارٹیوں سے تعلق تھا. جہاں پر آج اسٹوڈیو میں ہم نے لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا تاکہ جو بنیادی جہاں پر مسئلے مسائل ہے وہ آپ لوگوں تک ہم پہنچا سکے، کیونکہ جہاں پر ہمارے ساتھ حکومتی نمائندے بھی تھے، اپوزیشن کے لوگ بھی تھے، تو ان لوگوں کی باتیں، ان لوگوں کی جو تجویز، جو رائے آپ لوگوں تک پہنچانے کا مقصد یہی تھا کہ بلوچستان میں جو بنیادی مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کا کوئی حل نکل سکے. انشاءاللہ زندگی اور صحت رہی، آنے والے وقت میں پھر ایسے کئی سیاسی دوستوں کو لے کر اسٹوڈیو میں آ جائیں گے اور ان کی جو گفتگو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں گے. اس پروگرام تک کے لیے خلیل ساجن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.